मंडल। जय भीम, जय फुले, जय पेरियार। इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह अमर रहे। इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। नमस्कार साथियों, मैं अनुरुद्ध सिंह विद्रोही मंडल पाठशाला के एपिसोड 22 में आज हम चर्चा करेंगे शहीद आजम भगत सिंह द्वारा 1930 में हाई कोर्ट में असेंबली बम कांड पर की गई उनकी अपील के विषय पर आज हम इस चर्चा में आपको बताएंगे कि भगत सिंह जी ने क्या अपील की थी हाई कोर्ट से 1930 में असेंबली बम कांड को लेकर के। शुरू करते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि माय लॉर्ड, हम ना वकील हैं, ना अंग्रेजी विशेषज्ञ और ना हमारे पास डिग्रियां हैं, इसलिए हमसे शानदार भाषणों की आशा न की जाए। हमारी प्रार्थना है कि हमारे बयान की भाषा संबंधी त्रुटियों पर ध्यान न देते हुए उसकी वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयत्न किया जाए। दूसरे तमाम मुद्दों को अपने वकीलों पर छोड़ते हुए मैं स्वयं एक मुद्दे पर अपने विचार प्रकट करूंगा। यह मुद्दा इस मुकदमे में बहुत महत्वपूर्ण है। मुद्दा यह है कि हमारी नीयत क्या थी और हम किस हद तक अपराधी हैं। उन्होंने कहा कि जो मुद्दा है वो यह है कि बम कांड में हमारी नीयत क्या थी और हम किस हद तक अपराधी हैं, इसको लेकर हम अपना विचार रखना चाहेंगे। वो कहते हैं कि विचारणीय यह है कि असेंबली में हमने जो 2 बम फेंके उनसे किसी व्यक्ति को शारीरिक या आर्थिक हानि नहीं हुई। इस दृष्टिकोण से हमें जो सजा दी गई है वह कठोरतम ही नहीं बल्कि बदला लेने की भावना से दी गई है। यदि दूसरे दृष्टिकोण में देखा जाए तो जब तक अभियुक्त की मनोभावना का पता न लगाया जाए उसके असली उद्देश्य का पता ही नहीं चल सकता। वो कहते हैं जब तक अभियुक्त की जो मनोदशा है, उसका उद्देश्य है, किस उद्देश्य से उसने अटैक किया, हमला किया, अगर उसका पता न लगाया जाए तो उसकी वास्तविक उद्देश्य का पता नहीं लग सकता है। वो आगे कहते हैं यदि उद्देश्य को पूरी तरह भुला दिया जाए तो किसी के साथ न्याय नहीं हो सकता है, क्योंकि उद्देश्य को नजरों में न रखने पर संसार के बड़े बड़े सेनापति भी साधारण हत्यारे नजर आएंगे। सरकारी टैक्स वसूल करने वाले अधिकारी चोर जालसाज दिखाई देंगे और न्यायाधीशों पर भी कत्ल करने के अभियोग चलेंगे। इस तरह सामाजिक व्यवस्था और सभ्यता खून खराबा, चोरी और जालसाजी बनकर रह जाएगी। यदि उद्देश्य की उपेक्षा की जाए तो किसी हुकूमत को क्या अधिकार है कि समाज के व्यक्तियों से न्याय करने को कहे। यदि उद्देश्य की उपेक्षा की जाए तो हर धर्म प्रचारक झूठ का प्रचारक दिखाई देगा और हर एक पैगंबर पर अभियोग लगेगा कि उसने करोड़ों भोले और अनजान लोगों को गुमराह किया है। यदि उद्देश्य को भुला दिया जाए तो हजरत ईसा मसीह गड़बड़ी फैलाने वाले, शांति भंग करने वाले और विद्रोह का प्रचार करने वाले दिखाई देंगे। वो कहते हैं और कानून के शब्दों में वे खतरनाक व्यक्तित्व माने जाएंगे। अगर ऐसा हो तो मानना पड़ेगा कि इंसानियत की कुर्बानियां, शहीदों के प्रयत्न सब बेकार रहे और आज भी हम उसी स्थान पर खड़े हैं जहां आज के 20 शताब्दियों पहले थे। कानून की दृष्टि से उद्देश्य का प्रश्न खासा महत्व रखता है। वो आगे कहते हैं कि माय लॉर्ड, इस दशा में मुझे यह कहने की आज्ञा दी जाए कि जो हुकूमत इन कमीनी हरकतों में आश्रय खोजती है, जो हुकूमत व्यक्ति के कुदरती अधिकार छीनती है, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। अगर यह कायम है तो आर्जी तौर पर और हजारों बेगुनाहों का खून इनकी गर्दन पर है। यदि कानून उद्देश्य नहीं देखता तो न्याय नहीं हो सकता और ना ही स्थायी शांति स्थापित हो सकती है। आटे में शंखिया, कहते हैं कि आटे में शंखिया यानी कि जहर मिलाना जुर्म नहीं है यदि उसका उद्देश्य चूहों को मारना हो, लेकिन यदि इससे किसी आदमी को मार दिया जाए तो कत्ल का अपराध बन जाता है। वो आगे कहते हैं कि लिहाजा ऐसे कानूनों को जो दलील पर आधारित नहीं हैं और न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध हैं, उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। ऐसे ही न्याय विरोधी कानूनों के कारण बड़े बड़े श्रेष्ठ बौद्धिक लोगों ने बगावत के कार्य किए हैं। वो कहते हैं कि हमारे मुकदमे के तथ्य बिल्कुल सादा है। 8 अप्रैल 1929 को हमने सेंट्रल असेंबली में 2 बम फेंके। उनके धमाके से कुछ लोगों को मामूली खरोंचें आई।
चेंबर में हंगामा हुआ, सैकड़ों दर्शक और सदस्य बाहर निकल गए। कुछ देर बाद खामोशी छा गई। मैं और साथी बजकिशोर दत्त खामोशी के साथ दर्शक गैलरी में बैठे रहे और स्वयं अपने को प्रस्तुत किया कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाए। हमें गिरफ्तार कर लिया गया, अभियोग लगाए गए और हत्या करने के प्रयत्न के अपराध में हमें सजा दी गई। लेकिन बमों से 4-5 आदमियों को मामूली चोटें आईं और एक बेंच को मामूली नुकसान पहुंचा। जिन्होंने ये अपराध किया उन्होंने बिना किसी किस्म के हस्तक्षेप के अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। वो आगे कहते हैं कि सेशन जज ने स्वीकार किया कि यदि हम भागना चाहते तो आसानी से भागने में सफल हो सकते थे। हमने अपना अपराध स्वीकार किया और अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए बयान दिया। हमें सजा का भय नहीं है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमें गलत समझा जाए। हमारे बयान से कुछ पैराग्राफ काट दिए गए हैं, यह वास्तविकता की दृष्टि से हानिकारक है। शहीद आजम भगत सिंह आगे कहते हैं कि समग्र रूप में हमारे व्यक्तित्व के अध्ययन से साफ होता है कि हमारे दृष्टिकोण से हमारा देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। इस दशा में काफ़ी ऊंची आवाज़ में चेतावनी देने की जरूरत थी और हमने अपने विचारानुसार चेतावनी दी है। संभव है कि हम गलती पर हों, हमारे सोचने का ढंग जज महोदय के सोचने के ढंग से भिन्न हो, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हमें अपने विचार प्रकट करने की स्वीकृति न दी जाए और गलत बातें हमारे साथ जोड़ी जाएं। वो आगे कहते हैं कि इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के संबंध में हमने जो व्याख्यान अपने बयान में दी उसे उड़ा दिया गया है। हालांकि यह हमारे उद्देश्य का खास भाग है। इंकलाब जिंदाबाद से हमारा वह उद्देश्य नहीं था जो आमतौर पर गलत अर्थ में समझा जाता है। पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। वो आगे कहते हैं और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। हमारे इंकलाब का अर्थ शोषणकारी पूंजीवादी युद्धों की मुसीबतों का अंत करना है। मुख्य उद्देश्य और उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया समझे बिना किसी के संबंध में निर्णय देना उचित नहीं। गलत बातें हमारे साथ जोड़ना शाप अन्याय है। शहीद आजम भगत सिंह आगे कहते हैं अपनी दलील देते हुए कि इसकी चेतावनी देना बहुत आवश्यक था। बेचैनी रोज बढ़ रही है। यदि उचित इलाज न किया गया तो रोग खतरनाक रूप ले लेगा। कोई भी मानवीय शक्ति इसकी रोकथाम न कर सकेगी। अब हमने इस तूफान का रुख बदलने के लिए यह कार्रवाई की। हम इतिहास के गंभीर अध्येता हैं। हमारा विश्वास है कि यदि सत्ताधारी शक्तियां ठीक समय पर सही कार्रवाई करती तो फ्रांस और रूस की खूनी क्रांतियां न बरस पड़ती। दुनिया की कई बड़ी बड़ी हुकूमतें विचारों के तूफान को रोकते हुए खून खराबे के वातावरण में डूब गईं। सत्ताधारी लोग परिस्थितियों के प्रभाव को बदल सकते हैं। हम पहले चेतावनी देना चाहते थे। यदि हम कुछ व्यक्तियों की हत्या करने के इच्छुक होते तो हम अपने मुख्य उद्देश्य में विफल हो जाते। माय लॉर्ड, इस नियत और उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए हमने कार्रवाई की और इस कार्रवाई के परिणाम हमारे बयान का समर्थन करते हैं। शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं कि एक और नुक्ता स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो बम हमने असेंबली में फेंके उनकी कम क्षमता के बारे में पूरी तरह हमें पता था। यदि हमें बमों की ताकत के संबंध में कतई ज्ञान न होता तो हम पंडित मोतीलाल नेहरू, केलकर, जयकर और जिन्ना जैसे सम्मानीय राष्ट्रीय व्यक्तियों की उपस्थिति में क्यों बम फेंकते। हम नेताओं के जीवन किस तरह खतरे में डाल सकते थे। हम पागल तो नहीं हैं। वो आगे कहते हैं और अगर पागल होते तो जेल में बंद करने के बजाय हमें पागल खाने में बंद किया जाता। बमों की बहुत कम क्षमता के संबंध में हमें पूरी जानकारी थी। उसी कारण हमने ऐसा साहस किया। जिन बेंचों पर लोग बैठे थे उन पर बम फेंकना कई आसान काम था। खाली जगह पर बमों को फेंकना निहायत मुश्किल था। अगर बम फेंकने वाले सही दिमागों के ना होते या वे परेशान होते तो बम खाली जगह के बजाय बेंचों पर गिरते। तो मैं कहूँगा कि खाली जगह के चुनाव के लिए जो हिम्मत हमने दिखाई उसके लिए हमें इनाम मिलना चाहिए। इन हालात में माय लॉर्ड, हम सोचते हैं कि हमें ठीक तरह से समझा नहीं गया। वो आगे कहते हैं कि आपकी सेवा में हम सजाओं में कमी कराने नहीं आए, बल्कि अपनी स्थिति स्पष्ट करने आए हैं। हम चाहते हैं कि ना तो हमसे अनुचित व्यवहार किया जाए, ना ही हमारे संबंध में
अनुचित राय दी जाए। सजा का सवाल हमारे लिए गौड़ है, बहुत कम महत्व का है। शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं कि सजा का सवाल जो है, प्रश्न जो है हमारे लिए गौड़ है, इसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं है कि हमें क्या सजा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। हम केवल अपनी स्थिति स्पष्ट करने आए हैं, हमें गलत नहीं समझा जाए, हमारे साथ गलत शब्दों को न जोड़ा जाए। तो साथियों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। इंकलाब जिंदाबाद, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहें। जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार। साथियों, मंडल आर्मी जातिवार जनगणना करवाने, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करवाने, निजीकरण को रोकने, बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों, सम्मान, स्वाभिमान और आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ती है। मंडल आर्मी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मंडल आर्मी के बैंक खाते में यथाशक्ति सहयोग राशि डोनेट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।